अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्पेशी। जो पॉजिटिव चार्ज स्पेशी को लव करे इट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशी, यानी खुद नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज स्पेशी को अट्रैक्ट करेगा, लव करेगा, अफेक्शन दिखाएगा उसकी तरफ। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, CH3 then X. It is to be treated with a nucleophile. Then what will happen? This bond will break negative and the positive charge is to be developed here. तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन को लीव करेगा, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CN plus of X minus. Okay, this is to be formed. इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आप देखेंगे एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पर आकर के लगेगा, क्योंकि X माइनस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था अभी तक, ये अपनी पोजीशन को लीव करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के वहाँ पर लगेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है ना, एक हटाएं और दूसरे को लगा दें। तो सेम प्रोसीजर टू बी डेवलप्ड हियर। यहाँ पर ये X माइनस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और साइनाइड यहाँ पर आकर के अटैक करेगा। अगर आप देखें तो ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेट सपोज अगर हमने KCN और यहाँ पर हम इसकी जगह पर ले लें एंड इन प्लेस ऑफ X वी जस्ट टेक क्लोरीन। ओके, तो क्या होगा? KCN इज टू बी इजेक्टेड। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, हम लिख सकते हैं ना, KCl इज टू बी इजेक्टेड एंड द साइनाइड ग्रुप विल अटैक। यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, अगर मैं बोलूँ X की जगह पर ये होगा तो KCl निकल जाएगा और साइनाइड ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो जिससे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक किया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है? पहले समझते हैं SN1 है क्या। SN1 होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको उल्टा लिखा है हमने, 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक है SN1, दूसरा होता है SN2। SN1 देखते हैं, एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट क्या है? हम इसको लिख रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? उसको थोड़ा समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अब होगा क्या? ये अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर देखें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? यहाँ से इस हैलाइड को हटा देगा और डेवलपमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज टू बी टेक प्लेस। यहाँ पर क्या हो गया? ये Br माइनस के फॉर्म में इजेक्ट कर गया। क्या हुआ? कार्बोकैटायन का डेवलपमेंट हो गया। अब ये कार्बोकैटायन जो है ये स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है। यहाँ पर क्या था? ये
स्टेबल था। क्यों स्टेबल था? सारे के सारे बॉन्ड बने हुए थे, कोई चार्ज नहीं था। जब तक मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज ना आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक वो स्टेबल होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये स्टेबल है। पर पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आने की वजह से ये क्या करेगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड इज टू बी ब्रेक डाउन। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल था जब तक इसके कंप्लीट बॉन्ड थे। अब जब बॉन्ड ब्रेक कर गया तो ये क्या हो गया? स्टेबल से अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया, अब इसको हम कह रहे हैं ये स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि स्टेबल कैसे और अनस्टेबल कैसे है। ये अनस्टेबल है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज, और ये स्टेबल है बिकॉज इट इज़ टर्शरी। ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है, इसलिए ये स्टेबल है। अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, फिर क्या होता है इसके बाद? जो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज़ किया है वो न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा एंड द प्रोडक्ट इज़ टू बी फॉर्म। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप है ये काफ़ी स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना आसान काम नहीं हो, भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्टेबल था, स्टेबल से हमने इसको अनस्टेबल किया, तो ये क्या हो गया? स्लो प्रोसेस है। जो स्लो प्रोसेस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट प्रोसेस होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पर जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, यानी ये रिएक्शन हो गई काफ़ी फास्ट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट पर डिपेंड नहीं करती, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी। देखते हैं कि होता किस तरीके से है, ये थोड़ा समझते हैं इसको। इसको एक लाइन में अगर हम समझें तो किस तरीके से होगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड अगर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है, यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब इसको लेते हैं तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को। यानी कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? अब ब्रेक होने लगेगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज़ मच हायर देन दैट ऑफ कार्बन। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अभी तक तो ये स्टेबल था, जब चार्ज डेवलप हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या हुआ? अब इसके ऊपर जब चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब ये हो गया रिएक्टिव। तो इसको देख करके न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी ये स्टेप होती है हमारी फास्टेस्ट और फास्ट। ठीक, ये बहुत जल्दी थी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगी। ये मैंने NU न्यूक्लियोफाइल के लिए लिखा है और CN यानी कि साइनाइड ग्रुप है, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर, रेट of reaction is totally depend on alkyl halide। अल्काइल हैलाइड पर क्यों कह रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड पर? क्योंकि अल्काइल हैलाइड से यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो स्लोएस्ट पार्ट है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट पार्ट पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये फास्ट वाला पार्ट जो है उसको हम नहीं कंसीडर करते रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे डिपेंड कर रही है वो क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को बहुत जगह पे आप सबस्ट्रेट भी लिखा देखेंगे। सबस्ट्रेट यानी कि वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो ये सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसको बोला जाता है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर आप देखें तो इसकी पावर 1 है। ओके, पावर 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों के दोनों 1 होगा क्योंकि पावर 1 है, क्योंकि सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। अभी आप SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 2, क्योंकि वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, हम आगे पढ़ेंगे।
अभी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी पावर जो होगी वो 1 है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 हो गया। ओके, अब देखते हैं कि किस तरीके से इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सब आपको लर्न करना है, एकदम अच्छे से समझिए, याद रखिएगा। 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है? फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ देखा, दिस वन इज़ द सेकेंड स्टेप सेकेंड। 1 बाई 1 समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ। तो अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, अब कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होगा उसको थोड़ा समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप है कोई, 2 अलग अलग, मैंने एक को R लिया है, एक को R डैश लिया है, 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज टू बी प्रेजेंट है। इसके रिएक्शन यानी कि पूरा क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया, सॉरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अब क्या करेंगे हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, वाटर की जगह हम एसीटोन भी ले सकते हैं, एसीटोन नहीं एसिटिक एसिड लेंगे। ओके, रिमेंबर दिस, एसिटिक एसिड, ठीक है। या तो आप वाटर लें या एसिटिक एसिड लें, दोनों के दोनों वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेंगे, हम देखेंगे आगे। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनके प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये अपनी तरफ खींचने लगते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, कार्बोकटाइन इज टू बी डेवलप्ड। अब ये देखने को मिलेगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो कार्बोकटाइन होता है उसका शेप कैसा होता है, दे आर ट्रायगोनल प्लेनर इन नेचर। किसका स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये कार्बोकटाइन की। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन जनरेट हो गया किसके प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। मूव टू द नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में देखते हैं हम। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर आप देखें, कार्बोकटाइन है, यहाँ हमारा R ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड R means alkyl group and R dash is 2 different alkyl. Let's suppose this one is CH3 and this one is C2H5. And nucleophile is to be attacked here. nucleophile इस पर अटैक करे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तरीके से प्रोडक्ट बन सकता है। एक हो सकता है इसके मतलब फ्रंट अटैक हो, अगर फ्रंट में अटैक होगा, फ्रंट अटैक, दिस वन इज़ बैक अटैक, 2 तरीके से अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट में अटैक हुआ तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन, दिस वन इज़ अल्काइल, दिस वन इज़ ऑल्सो अल्काइल, 2 डिफरेंट अल्काइल दे आर, एंड न्यूक्लियोफाइल इज टू बी अटैक। कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियोफाइल आकर के सामने से लग गया। जैसे अगर आप इसको इस तरीके से समझिए, इसको इस तरीके से समझिए, दिस वन इज़ कार्बोकटाइन, 3 बॉन्ड्स आर देयर, जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना, देखिए बिल्कुल सिमिलर है, 3 तरफ से बॉन्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि यहाँ पर कार्बोकटाइन प्लस चार्ज डेवलप हो चुका है। अब इस प्लस चार्ज को न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करे। अब पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के ऊपर से अटैक करे और न्यूक्लियोफाइल आकर के नीचे से अटैक करे, 2 पॉसिबिलिटी है।
वन फ्रॉम द अपवर्ड एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम बैक साइड। तो एक फ्रंट से अटैक हो सकता है और बैक से अटैक हो सकता है। जब फ्रंट से अटैक होगा तो क्या बनेगा, यानी कि हमने फ्रंट से अटैक कराया। दो तरीके के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फ्रंट और बैक वाले। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको समझाऊँ, अगर आप इसको देखें, ये अगर न्यूक्लियोफाइल अगर इधर अटैक करेगा तो ये ग्रुप्स नीचे की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएंगे, नीचे। जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा नीचे की तरफ, और जब नीचे से अटैक करेगा तो ये ग्रुप थोड़े ऊपर की तरफ चले जाएंगे। रीज़न क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, जो इससे पहले आपने पढ़ा था, शायद याद भी हो आपको। तो अब अगर हम टॉप से अटैक कराएंगे तो थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड को नीचे की तरफ करेगा, और अगर बैक से अटैक कराएंगे तो अपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ करेगा और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। होप यू गेट ओके। तो आप क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अगर बैक अटैक करेगा। मैं बैक वाले के लिए यहाँ लिख दे रही हूँ। अगर बैक अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन R dash, this one is nucleophile। ओके, तो अगर आप इसको देखें जो इनिशियल फेज़ में था, इनिशियल फेज़ में यानी कि जो आपने यहाँ पर इसको देखा था, यहाँ पर जो देखा था, इसके स्ट्रक्चर को देखें और इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये दो स्ट्रक्चर्स देखें तो दोनों के दोनों सिमिलर हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल हटा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के लग गया है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर अगर वो अचीव करे जैसा पहले था। देखिए H अपनी जगह पर है, R अपनी जगह पर है और R डैश अपनी जगह पर है। दिस न्यूक्लियोफाइल इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर न्यूक्लियोफाइल, देन व्हाट विल हैपन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाकर लग गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन। रिटेंशन, उसने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा है, एज इट इज़ है। अगर हम दूसरे को देखें, इसका ये जस्ट अपोजिट है, तो इसको बोला जाता है इनवर्जन। जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे सपोज़ करिए कि अगर हम बात करें, सब नून एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, अगर मैं, सबने ये प्रैक्टिस भी करके देखा होगा कि कभी जा रहे हों और बहुत तेज़ से आंधी चले तो आपका जो अम्ब्रेला होता है वो इस तरीके से होता है, और अम्ब्रेला जब बहुत तेज़ आंधी होती है तो उल्टा हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है ना। तो वही हुआ है यहाँ पर, इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब होता है रिवर्जन, पलट जाना, इन्वर्ट कर जाना। देखने को मिलेगा अगर हम रिटेंशन और इन्वर्जन मॉलिक्यूल्स को देखें तो इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको ये यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर फर्दर देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूँ हाइड्रोजन R dash and nucleophile, this is one of the example of SN1 reaction। यहाँ रिटेंशन हुआ। रिटेंशन क्यों कह रहे हैं, देखिए जैसा पुराना वाला था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ कहाँ चेंज हुआ, न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ठीक, इसको बोलेंगे रिटेंशन। अगर हम इसी का मिरर इमेज बनाएं, इसी का मिरर इमेज बनाएं तो न्यूक्लियोफाइल तो आपको पहले नज़र आएगा क्योंकि ये करीब में होगा। देन हाइड्रोजन, देन R ग्रुप R डैश, तो ये क्या आपको नज़र आ रहा है, इन्वर्ट। इसका इन्वर्ट नज़र आ रहा है, इसका मिरर इमेज नज़र आ रहा है, इसका मिरर इमेज नज़र आ रहा है, इसका इन्वर्ट नज़र आ रहा है। तो इन्वर्जन, ये दोनों के दोनों एक साथ पाई जाती हैं SN2 रिएक्शन, यानी कि विद इन अ मिक्सचर दोनों पाई जाएंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। अब जो रिटेंशन शो करता है उसके अंदर होता है डेक्स्ट्रो। लेट सपोज अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, प्लस से इसको नोटेशन देते हैं साइन, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो प्लस, और इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो। अगर इसकी बात करें इन्वर्जन, तो ये लेफ़्ट हैंड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा नेगेटिव साइन के साथ, और इसको बोलते हैं लीवो। माइनस लिख लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, VE ज़रूरत नहीं लिखने की ना, तो लीवो ऐसे। इन्वर्जन होगा तो नेगेटिव साइन, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज़ क्लॉकवाइज। तो हम ऐसा कहें कि अगर हमारे पास ये मिक्सचर है, यानी कौन सा मिक्सचर है, लेट सपोज हमें मिक्सचर के बारे में नहीं पता, हमने इसके अंदर, इस जार के अंदर मिक्सचर लिया,
प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास की, जब प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास की तो क्या करेगा, आधा मिक्सचर इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो इट विल नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर है, रोटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, आपको कोई नेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो नेट रिजल्ट ज़ीरो नज़र आएगा, आपको कोई रोटेशन नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो आपको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टोटली ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्विक होगी, यानी कि रिएक्शन वहाँ पर उतनी फास्ट होगी। तो आप ऑर्डर देखिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन कह रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, देन प्री प्राइमरी, जिसको जीरो ऑर्डर भी कहा जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है हमारा यहाँ पर? अल्काइल हालाइड। उसके साथ हमको ये रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी। और कह सकते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटाइन होगा वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, वहाँ पर SN1 रिएक्शन क्विक होगी, फॉरन से होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के हिसाब से इसको देख रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के हिसाब से गवर्न होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन विद लीविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप में कौन सबसे बेस्ट होगा? आयोडो होगा। देन अगर सपोज कीजिए CI है, CBr है, CCl है और CF है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ देखने को बेहतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या है? आयोडीन लार्ज इन साइज़ है, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको अलग करना, उसको सेपरेट करना आसान होगा। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। आयोडीन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप को फ़ौरन से लीव कर देगा और रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्रिएशन में हेल्प करेगा। जहाँ पर आयोडो ग्रुप लगा होगा वहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ, यहाँ कहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी? इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं NCERT के। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कहाँ पर होगी? कौन सी वाली? SN1 की बात कर रहे हैं हम। SN2 जब पढ़ेंगे तो उसकी भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आयोडो एंड क्लोरो, इन दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ये, क्योंकि ये क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये अपनी पोजीशन को लीव कर देगा। और ये भी लिविंग ग्रुप अच्छा है, पर इससे कम अच्छा है। ओके, पर फ्लोरो से तो अच्छा ही है ना। खैर, इन दोनों में कंपैरिजन करना था, तो आयोडो इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इन शॉर्ट इसको पूरे को लिखूँ कि हमने क्या सीखा SN1 रिएक्शन के अंदर, तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख लीजिए आप, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक, तो क्या क्या सीखा हमने? दे आर यूनी मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या सीखा आपने? जो रेट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जब हम रेट लिखते हैं तो एक रेट कांस्टेंट होता है। आप ये फिज़िकल का एक चैप्टर है, उसके अंदर और अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड। ये RX क्या है हमारा? ये RX है हमारा अल्काइल हैलाइड। हमने देखा था सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही थी। थर्ड हम क्या ले रहे हैं? मॉलिकुलैरिटी। कितने मॉलिकुलैरिटी है? सिंगल मॉलिक्यूल था जो उसके अंदर कंबाइन कर रहा था, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो मॉलिकुलैरिटी, और जो पावर यानी कि ऑर्डर का मतलब पावर, वो 1 है। ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में हुई थी। फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, एंड द सेकेंड स्टेप इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन, बहुत बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है।
SN1 2 स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी इज़ टू बी गवर्न फ्रॉम दिस, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे आप 2 स्टेप रिएक्शन। एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे, द न्यूक्लियोफाइल इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी काम चलेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होगा तब भी, स्ट्रॉन्ग है तो होगा ही रिएक्शन, पर वीक है तब भी हो जाएगा। हमें जो सॉल्वेंट चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, हमें प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोटिक सॉल्वेंट इज़ रिक्वायर्ड। प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन करेंगे, तो कार्बोकैटाइन के साथ जनरेशन, अगर कार्बोकैटाइन जनरेट हो जा रहा है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, इसलिए अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तब भी काम करेगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर। अभी हमने समझा कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड के साथ क्या होगा ऑर्डर, तो देखेंगे हम अल्काइल हलाइड के साथ ऑर्डर अभी हमने पढ़ा। अल्काइल हलाइड भी लिख सकते हैं, इसको सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट, आपने जो समझा होगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया इसमें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम 8th पॉइंट कहें तो हम कहेंगे इफ़ द सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली, ओके मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, इफ़ सबस्ट्रेट is optically active then racemic mixture is formed। racemic mixture का मतलब which does not rotate plane polarized light, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिससे रोटेट ना होती हो। racemic mixture यानी कि जिसके अंदर दोनों हो, डेक्स्ट्रो भी हो और लीवो भी हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो, और क्या कह सकते हैं, रिटेंशन भी हो, रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी हो, ठीक है। रिटेंशन और इन्वर्जन अभी आपने समझा था कि अगर हमारे पास, अब हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किए हैं ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है कि अगर हम कोई कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसकी सारी की सारी वैलेंसीज, हाइड्रोजन आर डैश एंड एक्स, सारी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। अगर सारी की सारी डिफरेंट हैं देन दैट कार्बन इज़ नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। All 4 valencies are different in optically active compound। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर क्या होता है, चारों के चारों वैलेंसीज जो कार्बन से अटैच्ड हैं वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए। ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उसी को कहा जाता है कायरल कार्बन। दिस कार्बन इज़ नोन एज कायरल कार्बन। और कायरल सेंटर, जैसे कोई एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए लिखूँ, लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन CH3 and this one is supposed to be C2H5 and हेलोजन, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से अटैक हो, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया OH माइनस, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, हाइड्रोजन CH3 C2H5 और यहाँ आ जाएगा OH। तो ये क्या हुआ, रिटेंशन क्यों हुआ, जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही बना है, सिर्फ सबस्ट्रेट का फ़र्क आया, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का फ़र्क आया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। अब ये जो रिटेंशन है, क्यों ऐसा फ़र्क आया, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकैटाइन जनरेट होगा,
जो कार्बोकैटाइन जनरेट होगा CH3C2H5, यहाँ आएगा कार्बोकैटाइन। अब ये जो कार्बोकैटाइन जनरेट होगा, यानी कि अगर मैं बनाऊँ इसको कार्बोकैटाइन को, क्योंकि जब कार्बो यहाँ तक तो ये क्या है, प्लेनर नहीं है, यानी एक प्लेन में नहीं आएगा। जब ये आ जाता है तो कार्बोकैटाइन जब आ जाता है तो ये प्लेन में आ जाते हैं। जैसे हमने भी समझा था ना पेन से रख करके, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे प्लेन में आ जाएगा, ठीक। तो प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यानी कि अपवर्ड भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी कर सकता है। तो एक तरफ अगर सपोज़ कीजिए फ्रंट से अटैक किया तो रिटेंशन हुआ, जैसे था वैसा ही के वैसा बन गया। और अगर बैक से इसको अटैक किया, बैक से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्जन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि इसको इन्वर्ट कर देगा, पीछे से करेगा ना। तो जैसे अगर मैं कहूँ हमारे जैसे कार्बोकैटाइन है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये पूरे के पूरे 4 बॉन्ड्स हैं। जैसे ये लीजिए आप, ये 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और 4 बॉन्ड हैं। अब हमने जब इसमें से एक हेलोजन को हटा दिया, 3 बॉन्ड बने, तो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है। रिलैक्स्ड हो गया यानी कि प्लेन ऑफ पेपर पर आ जाएगा, प्लेनर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि हमने इसको ऊपर से अगर अटैक किया, सपोज़ कीजिए हमने इसको ये फ्रंट से अगर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आ सके। और अगर बैक से अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ आ जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। तो रिटेंशन होगा और इन्वर्जन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन CH3C2H5 और यहाँ आ जाएगा OH। तो अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। यहाँ हो गया इन्वर्जन, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, मिरर इमेज जैसे नज़र आ रहे होंगे आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अगर आप समझ गए तो पूरा का पूरा SN1 रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन, लीविंग ग्रुप कौन सा बेस्ट होगा, और इन्वर्जन रिटेंशन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट ना करे, ना तो क्लॉकवाइज में ना एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि इसमें ये जो अगर क्लॉकवाइज अगर हम कह रहे हैं इसके अंदर ये डेक्स्ट्रो है और इसको हम कह रहे हैं ये लीवो है, ये नेगेटिव है, ये डेक्स्ट्रो पॉजिटिव लीवो नेगेटिव, यानी एक दफ़ा क्लॉकवाइज एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, नेट रिजल्ट 0। देयर इज़ नो मूवमेंट, कोई मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। प्लेन पोलराइज लाइट कुछ मोशन नहीं शो करेगी इस मिक्सचर के थ्रू। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपकी हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।